नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम पाठशाला 2.0 के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 29 नवंबर 2022 का करंट अफेयर। चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर में क्या है। पहला सवाल है, साइट्स COP19 ने हाल ही में किस जानवर की स्थिति को डाउनग्रेड करने के प्रस्ताव को स्वीकार किया है? ऑप्शन ए है हिमालयन याक, ऑप्शन बी है भारतीय कछुआ, ऑप्शन सी है दक्षिणी सफ़ेद गैंडा, ऑप्शन डी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो अभी क्या हुआ, हाल फिलहाल में दो देश हैं, एक बोत्सवाना बोत्सवाना अफ्रीका अफ्रीका कॉन्टिनेंट के दोनों देश हैं, एक बोत्सवाना है और दूसरा क्या है, नामीबिया। नामीबिया, ये दोनों देश मिलकर एक प्रस्ताव लेकर आए। बोत्सवाना और नामीबिया दोनों मिलकर एक प्रस्ताव लेकर आए और उस प्रस्ताव में क्या हुआ कि जो साइट्स की अपेंडिक्स 1 है, अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2, मतलब हिंदी में कहूं तो पारिशिष्ट 1, पारिशिष्ट 1 और 2, इन दोनों में साइट्स की अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2, यानी कि हिंदी में कहूं तो ये आपका पारिशिष्ट 1 और पारिशिष्ट 2, इन दोनों में क्या करा है कि जो दक्षिणी सफेद गैंडा है, इन दोनों देशों के प्रस्ताव पर अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2 में दक्षिणी सफेद गैंडा को डाउनग्रेड कर दिया है। मतलब कि इस पे अब और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, इन दक्षिणी सफ़ेद गैंडा के बचाव के लिए और ज़्यादा कार्य करने की ज़रूरत है अभी। तो इसे अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2 से क्या कर दिया, डाउनग्रेड कर दिया है। तो आपका सही उत्तर क्या है, दक्षिणी सफ़ेद गैंडा। प्रस्ताव कौन लेकर आए? प्रस्ताव लेकर आए दो देश, एक अपना बोत्सवाना है और नामीबिया, दोनों देश अफ्रीका कॉन्टिनेंट के हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीतने वाली आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स किस भाषा में बनी फिल्म है? तो ये एक फिल्म है, आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स, एक फिल्म है। इस फिल्म के निर्देशक कौन है, मतलब डायरेक्टर, निर्देशक हैं इसके आपके, क्या नाम है उनका, वैलेंटीना मोरेल, निर्देशक हैं इसके वैलेंटीना मोरेल। ये इसके वैलेंटीना मोरेल इस पिक्चर के निर्देशक हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 53वां संस्करण आयोजित किया गया है। 53वां संस्करण आयोजित किया गया है। इस 53वें संस्करण में आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम पिक्चर को गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है और इस पिक्चर के निर्देशक हैं वैलेंटीना मोरेल। तो अपने सवाल में पूछा गया कि किस भाषा में बनी गई है, तो ये पिक्चर स्पेनिश भाषा में बनी थी, तो इसका सही उत्तर है स्पेनिश। याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 53वां संस्करण अभी हाल ही में आयोजित हुआ है और ये पिक्चर है आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम, स्पेनिश भाषा में बनी हुई है। निर्देशक हैं इसके वैलेंटीना मोरेल, तो इसका सही उत्तर है स्पेनिश भाषा में बनी हुई है। अगला सवाल देख लेते हैं। संभावित लिथियम भंडार का आकलन करने के लिए भारत ने किस देश में एक टीम भेजी है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है ब्राज़ील, ऑप्शन सी है अपना अर्जेंटीना, ऑप्शन डी है मिस्र। लिथियम भंडार, सबसे पहले ये देखते हैं भारत में है क्या। मुझे नहीं लगता कि भारत में लिथियम भंडार है। अगर आपको लगता है तो मुझे भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि लिथियम भंडार कहाँ पे। तो भारत में लिथियम मुख्य रूप से आयात करा जाता है,
मुख्य रूप से आयात करा जाता है, आयात करा जाता है। और लिथियम का उपयोग क्या है? लिथियम का जो उपयोग है ना, वो जो हमारी चार्जेबल चार्जेबल बैटरी होती हैं, बैटरी जैसे कि अपनी मोबाइल की बैटरी हो गई, तो ये क्या है, ये एक तरह की चार्जेबल बैटरी है, इसमें लिथियम का उपयोग करा जाता है और भारत मुख्य रूप से लिथियम को आयात करता है। तो अभी हाल फिलहाल में ही क्या हुआ, भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग, इंडियन जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भू सर्वेक्षण विभाग, भू सर्वेक्षण विभाग ने क्या किया है, 3 वैज्ञानिकों का दल भेजा है। और वो किस देश में भेजा है? तो इसका सही उत्तर है अर्जेंटीना। मतलब अर्जेंटीना में भारत ने लिथियम भंडार का आकलन करने के लिए अपना 3 सदस्यीय दल भेजा है। और भेजा किसने? भारत के भू सर्वेक्षण विभाग ने। लिथियम का उपयोग क्या है? लिथियम का उपयोग करा जाता है चार्जेबल बैटरी में, जो बैटरी चार्ज हो सके। जैसे हमारा फ़ोन डाउन हो जाता है, फिर से चार्ज लगा लेते हैं, तो चार्जेबल बैटरी बनाने के लिए लिथियम का उपयोग करा जाता है। और लिथियम भारत में मुख्य रूप से आयात करा जाता है। तो मेरा एक सवाल है कि भारत में लिथियम कहाँ पाया जाता है या कहाँ पे इसके भंडार हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका सही उत्तर है अर्जेंटीना। भारत ने अर्जेंटीना में अभी हाल ही में अपना 3 सदस्यीय दल भेजा है। अगला सवाल देख लेते हैं। किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शन ए है संयुक्त अरब अमीरात, मतलब यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट। ऑप्शन बी है अपना मिस्र। ऑप्शन सी है अपना ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी है जापान। तो अभी क्या हुआ, वर्ष 2023 में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। तो एक नाम है, एक देश के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है अब्देल फतेह अल सिसी। अब्देल फतेह अल सिसी, ये नाम याद रखना, सिसी, अब्देल फतेह अल सिसी। स्टार बना देता हूं इस पर, 3 स्टार। अब्देल फतेह अल सिसी ये राष्ट्रपति हैं किस देश के? मिस्र के। तो इसका सही उत्तर है मिस्र। ये हमारे वर्ष 2000 मतलब 26 जनवरी 2023 पर जो हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, उसमें ये हमारे मुख्य अतिथि होंगे, अब्देल फतेह अल सिसी। और ये पहली बार हो रहा है कि मिस्र का कोई राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि होगा। तो क्या कहा जाए कि हमारे मिस्र के साथ संबंध बहुत अच्छे हो रहे हैं। इसका मतलब तो यही है कि किसी भी देश का राष्ट्रपति हमारे देश के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि की भूमिका निभाएंगे, जिनका नाम है अब्देल फतेह अल सिसी। तो ये एक भारत की कूटनीति कहे या फिर विदेश नीति कहें, उसकी तरफ एक अच्छा कदम है। मिस्र के ये राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सिसी, और ये पहली बार हो रहा है कि मिस्र का कोई राष्ट्रपति भारत का मुख्य अतिथि बनेगा 26 जनवरी 2023 में। अगला सवाल देख लेते हैं। किस शहर के संग्रहालय बहाली परियोजना को यूनेस्को में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो अभी क्या हुआ फिलहाल में कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज, जो छत्रपति शिवाजी महाराज है ना हमारे, इनके नाम से एक संग्रहालय है।
संग्रहालय, म्यूजियम कह लो। तो अभी छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है यूनेस्को द्वारा। यूनेस्को द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय को। और ये कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर है अपना मुंबई, मुंबई में स्थित है। तो याद रखना किस शहर के संग्रहालय को? मुंबई के हैं, मुंबई का संग्रहालय है जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय, और यूनेस्को ने इसे अभी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है। अगला सवाल, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार पुरस्कार समारोह आयोजित करता है? ऑप्शन ए है कपड़ा मंत्रालय, ऑप्शन बी है सांस्कृतिक मंत्रालय, ऑप्शन सी है MSME मंत्रालय, ऑप्शन डी है ग्रामीण विकास और उद्यमिता मंत्रालय। अभी भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति हैं हमारे, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। अरे जगदीप धनखड़ जी, जगदीप धनखड़, इन्होंने क्या करा है कि वर्ष 2017, 18 और 19 के लिए, वर्ष 2017, वर्ष 2018 और वर्ष 2019 के लिए क्या करा है? शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार वितरित किए हैं। ये शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार वितरित किए हैं वर्ष 2017 के लिए, वर्ष 2018 के लिए, वर्ष 2019 के लिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार वितरित किए हैं। तो ये किस मंत्रालय की पहल है? ये कपड़ा मंत्रालय की पहल है। कपड़ा मंत्रालय द्वारा ये आयोजित कराया जाता है शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह। इसमें ऐसे लोगों को पुरस्कार दिए जाते हैं जो मास्टर शिल्पकार होते हैं, मास्टर शिल्पकारों को सम्मानित करा जाता है। तो इसका सही उत्तर है कपड़ा मंत्रालय। उपराष्ट्रपति जगदीप जी धनखड़ जी ने क्या करा है? 2017, 2018, 19 के लिए क्या करा है? शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार वितरित किए हैं। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय कर मानकों पर चर्चा शुरू करने के लिए किस संस्था ने सर्वसम्मति से मतदान किया है? ऑप्शन ए है ADB, ADB मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, डेवलपमेंट बैंक। ऑप्शन बी है UNGA, UNGA की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ऑप्शन सी है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन डी है अपना IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मॉनेटरी फंड। तो अभी हाल ही में क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, इसका सही उत्तर है UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कर मानकों पर चर्चा शुरू करने के लिए, जो हमारे टैरिफ होता है, एक्साइज ड्यूटी होती है, जैसे कि हम कोई भी माल इंपोर्ट करते हैं या आयात एक्सपोर्ट करते हैं, तो उन सब पर जो टैक्स लगता है, उन टैक्सों में छूट हो या आगे। अच्छा, विकासशील देशों का ये कहना है कि ये कर हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, हम पे बहुत ज़्यादा बर्डन डालते हैं। विकसित देश हमेशा इसके अपोज करते हैं। तो विकासशील देशों के लिए एक अच्छी पहल है जिस पर चर्चा शुरू होगी। हो सकता है कि हमारा जो इंपोर्ट है वो थोड़े सस्ते हो जाएं, हमारे एक्सपोर्ट हैं वो सस्ते जाएं, मतलब दूसरे देशों में हमारा माल सस्ता जाए। कई बार होता है क्या है कि हमारे यहाँ अगर ये मान लो गेहूँ है, गेहूँ को हमें ये एक्सपोर्ट करना है और हमारी लागत आई है 100 रुपये, 100 रुपये लागत आई है। अगर हम गेहूं को एक्सपोर्ट करते हैं
तो क्या होता है कि एक्साइज ड्यूटी लगा दी, टैरिफ लगा दिए किसी कंट्री ने, तो यही गेहूं कितने का अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो मान लो ये पड़ गया 200 रुपये केजी के हिसाब से। और एक विकसित देश क्या करते हैं, सब्सिडी दे देते हैं अपने यहाँ, उनका गेहूं बाहर एक्सपोर्ट करेंगे तो वो पड़ेगा 150 रुपये पर केजी। बिकेगा किसका, 150 वाले का बिकेगा। तो इसलिए हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, हमारा इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे हमारा फॉरेन रिजर्व वो कम होता है। तो उन सब पे सर्वसम्मति से मतदान किया गया है और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इस चर्चाओं को शुरू करा गया है। अगला सवाल देख लेते हैं। भारत किस संस्थान के मुख्यालय में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा भेंट करने जा रहा है? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन ए एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन सी है G20, ऑप्शन डी है विश्व आर्थिक मंच। तो अभी भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी की एक प्रतिमा स्थापित करी जा रही है। वो कहाँ करी जा रही है? वो करी जा रही है संयुक्त राष्ट्र में, यूनाइटेड नेशन में, यूएन में करी जा रही है। यूएन के प्रांगण में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा स्थापित करी जा रही है। महात्मा गांधी जी की प्रतिमा क्या करी जा रही है? स्थापित करी जा रही है। कहाँ पे? यूनाइटेड नेशन के प्रांगण में। अगला सवाल देख लेते हैं। हरिमो शक्ति 2022 भारत और किस देश के बीच आयोजित एक द्विपक्षीय अभ्यास है? हरिमो शक्ति, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, ये नाम याद रखना, ये एक सैन्य अभ्यास है। सैन्य अभ्यास है मतलब आर्मी एक्सरसाइज है। और ये कहाँ पे हो रही है? ये हो रही है मलेशिया के पुलाई क्लेंग में। मलेशिया के पुलाई क्लेंग एक जगह है, पुलाई क्लेंग, यहाँ पे ये एक्सरसाइज शुरू हो रही है, प्रारंभ हुई है। तो इसका सही उत्तर क्या है? मलेशिया, ऑप्शन सी सही है। सैन्य अभ्यास है, आर्मी एक्सरसाइज है, हरिमो शक्ति इसका नाम है। और इंडिया और मलेशिया की सेनाएं इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और मलेशिया के पुलाई क्लेंग में इसका आयोजन शुरू हो गया है। अगला सवाल। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंधक, निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे मंजूरी दी गई है? ऑप्शन ए है सुंदर रमन राममूर्ति, ऑप्शन बी है उर्जित पटेल, ऑप्शन सी है अरविंद सुब्रमण्यम, ऑप्शन डी है चित्रा रामाकृष्णन। अभी हाल ही में क्या हुआ, सेबी भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड द्वारा मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति करी है। किसने करी है? सेबी ने करी है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने। तो अध्यक्ष किसे बनाया गया, अधिकारी किसे बनाया गया? तो इसका सही उत्तर है सुंदर रमन रामामूर्ति जी को इसका कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। सेबी द्वारा नियुक्ति करी गई है इनकी। सेबी की फुल फॉर्म होती है भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। अगला सवाल। किस कंपनी ने भारतीय नौसेना के सर्वेक्षण को इच्छक का निर्माण किया है? किस कंपनी ने भारतीय नौसेना के सर्वेक्षण के लिए है, ये टाइपिंग मिस्टेक के लिए, इच्छक, ये इच्छक का निर्माण करा है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए अपना DRDO, ऑप्शन बी है हेल, ऑप्शन सी है JRSE और ऑप्शन डी है BEL। तो अभी क्या हुआ, एक चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है, चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है, एक स्टार्टअप जिसका नाम क्या है GRSE, और ये L&T की एक सब्सिडरी कंपनी है, लार्सन एंड टुब्रो की। तो इसका सही उत्तर है GRSE। इन्होंने इच्छक का निर्माण करा, भारतीय नौसेना जो हमारी नेवी है उसके सर्वेक्षण के लिए इच्छक का निर्माण करा है। सही उत्तर है GRSE। अगला सवाल। हाल ही में चर्चा में रही शक्ति नीति किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय,
ऑप्शन बी है महिला और बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी है ऊर्जा मंत्रालय, ऑप्शन डी है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। अभी क्या करा गया है कि लगभग 4500 मेगावाट बिजली खरीद के लिए योजना, बिजली खरीद के लिए 4500 मेगावाट बिजली खरीद के लिए शक्ति नीति, जिसका नाम है शक्ति नीति, लाई गई है। SHAKTI। इसकी मुझे फुल फॉर्म जरूर बताना कमेंट करके, मैं नहीं बता रहा हूँ इसकी फुल फॉर्म क्या है। शक्ति की शक्ति नीति लेकर आए। इसमें क्या करा जाएगा कि 4500 मेगावाट बिजली खरीदने का प्रस्ताव किया गया, 4500 मेगावाट बिजली खरीदने की। और ये मंत्रालय कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऊर्जा मंत्रालय। मतलब ये स्कीम ऊर्जा मंत्रालय की है। 4500 मेगावाट बिजली खरीदेगी, ऊर्जा मंत्रालय खरीदेगा, उसके लिए ये शक्ति नीति लेकर आए हैं। और शक्ति की फुल फॉर्म मुझे जरूर बताना कमेंट करके। अगला सवाल, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित मंकी पॉक्स का नया नाम क्या है? एमपॉक्स, MOVID, H1N1, MON52। अभी क्या हुआ, WHO ने क्या करा, WHO ने जो ये मंकी पॉक्स है ना, मंकी पॉक्स, इसका नाम बदल दिया। नाम बदलने के पीछे का कारण एक अजीब सा लगेगा तुम्हें, पर ठीक ही है वो। नाम बदलने के पीछे का कारण ये है कि भाई किसी जानवर के नाम पे किसी बीमारी का नाम रखना, ये जानवरों में भेदभाव होगा। इसीलिए WHO ने ये प्रस्ताव लेके आए कि भाई मंकी पॉक्स का नाम बदल दो। कारण यही है कि जानवरों में भेदभाव ना हो। भाई किसी मंकी मतलब बंदर के नाम पे तुमने वो रख दिया पॉक्स, तो ये गलत है, बंदरों के साथ ये अत्याचार है। तो इसलिए इसका नाम बदल दिया है मंकी पॉक्स से, अब इसका नाम कर दिया क्या, एम पॉक्स। तो इसका सही उत्तर है एम पॉक्स, मंकी पॉक्स। WHO ने नाम चेंज किया है, मंकी पॉक्स का नाम कर दिया एम पॉक्स। अगला सवाल देख लेते हैं, किस देश ने 2022 में डेविस कप का खिताब जीता? ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है UK। अभी ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराया है डेविस कप में। ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हरा दिया। किसने हराया? ये हराया आपका कनाडा ने। तो इसका सही उत्तर है कनाडा। फाइनल में पहुंचे थे डेविस कप के कौन कौन? एक तो अपना ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था, दूसरा अपना पहुंचा था कनाडा। और इसमें कनाडा ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हरा दिया, तो सही उत्तर है इसका कनाडा। अगला सवाल, भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए है मैरी कॉम, ऑप्शन बी है PT उषा, ऑप्शन सी है कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन डी है अंजू जॉर्ज। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है PT उषा। सही उत्तर है इसका PT उषा। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इन्होंने 1983 से लेकर 1998 के बीच में लगभग 23 मेडल जीते हैं एशियाई गेमों में। 23 मेडल एशियन गेम में। इन 23 में से 14 स्वर्ण पदक हैं, 14 स्वर्ण पदक हैं, बाकी के रजत और कांस्य हैं। तो ये थोड़ा सा परिचय था इनका, इनके उपलब्धियों के बारे में। 1983 से 1998 के बीच में इन्होंने एशियाई चैंपियनशिप में कितने 23 मेडल जीते हैं। और 23 मेडल में से लगभग 14 हैं, लगभग क्या 14 स्वर्ण पदक हैं। और लगभग बाकी के कितने बचे हमारे? 6 3 9 बचे, 9 गोल्ड 9 सिल्वर हैं और वो हैं ब्रोंज मिला के। तो टोटल हैं इनके 23 मेडल। तो इसका सही उत्तर है PT उषा। अगला सवाल, केंद्र सरकार को किस PSU से 5001 करोड़ रुपए का लाभांश प्राप्त हुआ? PSU क्या है? पब्लिक सेक्टर यूनिट।
सेक्टर यूनिट। ऑप्शन ए है इसका बीपीसीएल, ऑप्शन बी है अपना ओएनजीसी, ऑप्शन सी है आरईसी, ऑप्शन डी है आईओसीएल। तो अभी सभी पीएसयूज का लेखा जोखा आया है, सभी पीएसयूज का। तो उसमें से ओएनजीसी ने भारत सरकार को 5,001 करोड़ का लाभांश दिया है। तो सही उत्तर है इसका कौन सी? ओएनजीसी ने दिया 5,001 करोड़ का लाभांश। अगला सवाल, भारत में मुख्य रूप से मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन के मामलों को कौन सा संस्था देखती है? ऑप्शन ए है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी है प्रवर्तन निदेशालय, ऑप्शन सी है भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, ऑप्शन डी है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं इनकी, आरबीआई, और प्रवर्तन निदेशालय हो गया ईडी, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड हो गया सेबी, और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज मार्केट हो गया बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। तो कौन देखता है? मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन के मामलों को कौन देखता है? तो इसका सही उत्तर है प्रवर्तन निदेशालय देखता है, ईडी देखता है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। बीजेपी की सरकार में इसका कार्य बढ़ गया ईडी का। बीजेपी के खिलाफ बोलो और ईडी को घर पे चाय पिलाने बुलाओ, तुरंत एकदम ईडी आती है, तुरंत भाई एक शब्द बोलो बीजेपी के खिलाफ और देखो कैसे ईडी आती है चाय पीने तुम्हारे घर। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोआ किस देश में स्थित है? चर्चा में क्यों रहा है अभी देखते हैं। ऑप्शन ए है इसका इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है इसका अमेरिका, ऑप्शन सी है इसका फिलीपींस, ऑप्शन डी है जापान। अभी मोना लोआ में क्या हुआ है? मोना लोआ हवाई द्वीप पे है, हवाई द्वीप। 40 सालों बाद ये इसमें विस्फोट हुआ है, 40 साल बाद विस्फोट हुआ है इसमें, जिसकी वजह से उसके आसपास के एरियो में भूकंप की तीव्रता बढ़ गई है, भूकंप ज़्यादा आ रहे हैं। यह हवाई द्वीप कहाँ पड़ता है? तो इसका सही उत्तर है इसका अमेरिका। अभी विस्फोट हुआ है इसमें। अगला सवाल, किस देश ने एक नई कृत्रिम प्रकाश संचयन प्रणाली विकसित की है? ऑप्शन ए है अपना अमेरिका, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है इजराइल। अभी क्या हुआ कि IISER एक संस्था है, कॉलेज है, तिरुवनंतपुरम में है ये, तिरुवनंतपुरम में है ये, ठीक है। एक संस्था है IIT इंदौर। इन दोनों ने मिलकर क्या करा है? कृत्रिम प्रकाश संचयन प्रणाली विकसित करी है। तो इसका सही उत्तर क्या है? भारत ने करी है। IISER तिरुवनंतपुरम और IIT इंदौर दोनों ने मिलकर कृत्रिम प्रकाश संचयन प्रणाली विकसित की है। अगला सवाल, किस स्टार्टअप कंपनी ने भारत का पहला निजी लॉन्च पैड स्थापित किया है? ऑप्शन ए है स्काई रूट, ऑप्शन बी है पिक्सेल, ऑप्शन डी है अग्निकुल, ऑप्शन सी है अग्निकुल, ऑप्शन डी है ध्रुव। तो अभी ये स्टार्टअप है अग्निकुल, इसने क्या करा? इसका सही उत्तर है अग्निकुल, भारत का पहला निजी लॉन्च पैड स्थापित किया है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। जय हिंद।